नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। देश में महंगाई की विकास दर बता रही है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दस्तक में बात और शुरुआत आज उस रिपोर्ट से जिसका जिक्र हम 1 बरस पहले से कर रहे हैं। आज उस पर रिपोर्ट आ गई है। जिक्र है यमुना की डूब वाली जमीन। भौतिक और जैविक नुकसान की भरपाई में 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा। स्टेज की जगह पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। डूब क्षेत्र में पनपने वाली जैव विविधता हमेशा के लिए खत्म हो चली है और नदी के पश्चिमी भाग में 120 तो पूर्वी भाग में तकरीबन 50 हेक्टेयर का नुकसान है। 5 करोड़ का जुर्माना एक वक्त लगाया गया था, उस पर भी नानुकुर के बाद श्री माने थे और इस कार्यक्रम में सीएम भी पहुंचे थे और पीएम भी पहुंचे थे। और श्री के इस कार्यक्रम के मद्देनजर आज जो रिपोर्ट आई है उस पर वकील का क्या कहना है और रिपोर्टर का। इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क, छोटा टास्क नहीं है, ये बहुत वास्ट है और इट एजेस लगेगा इसको करने के लिए। तो अभी तो रिपोर्ट है जिसको सब पार्टीज पढ़ेंगी और उसको चैलेंज होगा, उस पर आर्गुमेंट होगा जो कि बेंच सुनेगा। बड़ा सवाल ये है कि अब आर्ट ऑफ लिविंग अपना अगला कदम इस मामले में क्या उठाएगी। क्या वो ये पैसे भरेगी या कमेटी के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देगी। जाहिर है सवाल बहुतेरे हैं और इन बहुतेरे सवालों के बीच आज देश में सरोकार टटोल लिया जाए। सरोकार का मतलब होता है कि आपकी संवेदनशीलता लोगों को लेकर क्या है और लोगों के सामने सत्ता खड़ी होती है। तो आइए पहली रिपोर्ट। भीड़ में यह चेहरा रामकुमारी देवी का है। उम्र 100 बरस, पहचान स्वतंत्रता सेनानी की। और मुजफ्फरपुर में आयोजित चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह में प्रशासन ने जिले के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को बकायदा कार्ड भेजकर बुलाया था। और समारोह में नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता सेनानियों को जमकर याद भी किया। स्वतंत्रता सेनानी ज्यादातर लोगों की उम्र 90 से अधिक है। तो मंच से स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं और भीड़ में एक किनारे 100 बरस की स्वतंत्रता सेनानी रामकुमारी देवी सुन रही हैं। फिर नीतीश का कार्यक्रम खत्म हुआ तो औरई से आई 100 बरस की इस बुजुर्ग महिला को उनके हाल पर हर किसी ने छोड़ दिया। न व्हीलचेयर, ना कोई सरकारी मददगार। आखिर में 2 भले मानस इन्हें उठाकर समारोह स्थल से बाहर ले आए। तो बिहार के मुजफ्फरपुर का ये नजारा सिर्फ ये बताने भर के लिए है कि सरकार प्रशासन को अभी बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है, सरोकार पैदा करने की जरूरत है। वैसे संवेदनशीलता का ही सवाल उत्तर प्रदेश में भी अब उठा है, जब सरकार ने पिछली सरकार की समाजवादी पेंशन योजना को झटके में रोक दिया है। अखिलेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना के तहत 40 लाख गरीबों को 500 रुपए हर महीने देते थे। योगी सरकार को लगता है योजना में घपला हुआ, तो फिलहाल योजना को रोक जांच के आदेश दे दिए गए। बढ़ा के दें, बंद कर देंगे तो बहुत परेशानी होगी। हमको जो पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन जो है ना बंद। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई। देने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए 500 रुपए की रकम ही गुजर बसर का हिस्सा बन गई हो, उनका मासूम सा सवाल है, पेंशन क्यों रोक दी। जो भैया पेंशन के ही सहारे थे, हम तो कर नहीं पाते कोई काम, तो हमको तो पेंशन और बढ़ा के देना चाहिए। विधवाएं पेंशन के लिए जब कोई लड़का देते नहीं आज के जमाने में सारा, तो हमको तो ये पेंशन का ही सहारा था। जांच करवा लीजिए, पर फायदा तो होना चाहिए हम लोग को। जो अच्छे लोग हैं उनको मिल जाती है, जो मुसीबत में रहते हैं उनको नहीं मिलता। हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार के कदम को ठीक बताने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। और इन सब के बीच योगी सरकार ने विधवाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को पेंशन की राशि दुगनी यानी 1000 रुपए करने का प्लान पेश करने को भी कहा है। यानी सरकार जानती है जरूरतमंदों के लिए पेंशन का मतलब होता क्या है। लेकिन फिलहाल जिन लोगों की पेंशन रुक गई, उनके लिए तो जिंदगी ही रुक गई। ऐसे में जांच हो, रिपोर्ट सामने आए, फिर पेंशन मिले, ये सब हर दिन की जिंदगी पर कितना भारी पड़ेगा, इसे योगी सरकार जाने न जाने, लेकिन सरकारी पेंशन पर टिकी जिंदगी कहीं ज्यादा जानती है। परेशानी है, थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो गई है। हम थोड़ा सा हमारा काम चलता था, हमें पेंशन मिलती थी, हमें आराम था। अब हम परेशान हैं थोड़े। हमको मिलनी चाहिए और हम गरीब हैं, अब क्यों बंद कर दिया। आपको हमको मिलनी चाहिए। योजना कोई चलाएं पर जो बंद ना करें। मुजफ्फरपुर से रितेश के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। एक सीएम ने शुरू किया, दूसरे सीएम ने बंद कर दिया। एक सीएम को लगा शायद इससे राहत होगी, दूसरे सीएम को लग रहा है इसमें घोटाला है।
सीएम ही सिस्टम कैसे बन जाता है, इसका एक नजारा इस दरबार में घुसकर देखा जाए। ये उम्मीदों का नया दर है, ये बेबसों का नया ठिकाना है, ये यूपी के परेशान सैकड़ों लोगों का नया मंदिर है। योगी का मंदिर यानी योगी का दरबार। किसी को न्याय चाहिए, किसी को राहत और मदद चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को 2 जून की रोटी चाहिए। आलम यह है कि 5 कालिदास मार्ग बेबसों की आस का नया ठिकाना बन गया है। यहाँ रोजाना लोग घंटों खड़े रहते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि योगी की नजर इनायत उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगी। लोग जो है वो बिल्कुल बेताब हैं, बेचैन हैं, किसी तरह से उनका नंबर पहले लग जाए। एक विकलांग थे यहाँ पे जो फंस गए। आप देखें ये जो कतार है ये सीएम आवास के बाहर की कतार है, किस तरह यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। लेकिन आज यहाँ धक्का मुक्की हो गई और अव्यवस्थाओं ने कईयों का दिल तोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है कूद रहे हैं लाइन में खड़े होने के लिए। सबसे ज्यादा परेशान दिव्यांग हुए। भारी भीड़ और अव्यवस्थाओं के बीच सीएम से मिलना तो दूर, उनके करीब तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। जैसे ये कमलेश कुमारी शिक्षा मित्र हैं, लेकिन नौकरी से निष्कासित कर दी गई। यही शिकायत लेकर सीएम के पास आई, लेकिन धक्का मुक्की में गिर गई। चोट आई अलग से। शिक्षा में 4 साल हमने पढ़ाया स्कूल में, और इसके बाद में मुझको निकाल दिया गया। सारे मेरे डीएम के वैसे साहब के सारे आर्डर हैं, उनको भी कैंसिल खारिज कर दिया गया। हजारों लोग, हजारों समस्याएं, सबको उम्मीद योगी से। जैसे कृष्ण गोपाल बदायूं से आए। कृष्ण गोपाल दिव्यांग है, घर में खाने के लाले हैं, उनकी माँ भी दिव्यांग है। वो सुबह यहाँ आए तो भीड़ देखकर दंग रह गए। यहाँ ना तो दिव्यांगों के लिए कोई अलग लाइन, न गुहार, कोई सुनने वाला। पुलिस वालों से मैंने कहा कि मैंने ये सपोज करी, मैंने कि हम विकलांगों के लिए हमारी अलग कर दो ना, तो बोले आप लाइन में लग जाइए और ये कुछ नहीं लाइन में चलिए। मैंने सर हम पे खड़ा नहीं हो जाता तो हम कैसे लाइन में सकते हैं। फिर भी मैं रोड पे बैठ गया। और ये तमाम छात्राएं बनारस से आई हैं। सुबह 3 बजे ही सीएम आवास पर पहुंच गई ताकि पहले सीएम से मिल सके। दरअसल बनारस के एपेक्स कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं और बीते 2 बरस से कॉलेज में इम्तिहान हुआ नहीं। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो शिकायत सीएम साहब से मुलाकात कर बताने के लिए आई, लेकिन मुश्किल इतनी कि मुलाकात आसान भी नहीं। अपने जो डिसीजन से हम लोग हटे नहीं और हम अंदर गए तो हम योगी जी से मुलाकात नहीं हुई और हमारे हाथ निराशा हाथ लगी हमारे। और ये है सुकन्या, कानपुर की सुकन्या। अपने 8 महीने की बेटी के साथ यहाँ डेरा डाले हैं। इलाके के दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी है तो अपने 3 बच्चों को हमीरपुर में रिश्तेदारों के यहाँ छोड़कर योगी से जान बचाने की गुहार लगाने आई है। बच्ची के लिए लाया दूध भी खत्म हो चला है, लेकिन इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दी जाती कि मुख्यमंत्री से मिलके आया, प्रधानमंत्री से चले जाइए, हमारा कुछ नहीं होगा और हम ऐसे ही करेंगे जैसा कर रहे हैं। आप लोग की जान को खतरा है? जी हाँ, मेरे बच्चों को खतरा है, इसीलिए हमारे बच्चे सदमे में आ चुके हैं। ममाने में डाल दिया, इस बच्ची को हम ले आए, लेकिन ये भी भूखे से तड़प रही है, बार बार दूध कहाँ से मिले। दरअसल योगी आदित्यनाथ से लोगों को इतनी उम्मीदें हैं कि हर कोई सीएम के दर पहुंचकर समस्याओं से निजात चाहता है। लेकिन इस तस्वीर को देखकर एक सवाल हर जहन में उठ सकता है, क्या ये सिस्टम के फेल होने के हालात तो नहीं, या लोगों का सिस्टम से भरोसा कहीं उठ तो नहीं गया और सिर्फ सीएम से ही उम्मीदें बाकी हैं, यानी सीएम ही सिस्टम, सिस्टम ही सीएम। मौसमी सिंह, लखनऊ, आज तक। होना तो ये चाहिए कि बाकायदा हर संस्थान काम करते हुए नजर आए और लगे नहीं कि किसी एक मंत्री या मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने की भी जरूरत है। सिस्टम को अपना काम करना चाहिए। लेकिन आइए 21वीं सदी में हिंदुस्तान की उस तस्वीर को भी देख लीजिए जहां तंत्र मंत्र के आसरे जिंदगी चलती है। ये 2 तस्वीरें 21वीं सदी के आधुनिक भारत का वो सच है जिसकी तरफ शायद कोई देखना नहीं चाहता या फिर देखकर भी अनजान बने रहना चाहता है। पहली तस्वीर तिरुवनंतपुरम की, दूसरी तस्वीर बालासोर यानी उड़ीसा की।
तिरुवनंतपुरम में पुलिस की गिरफ्त में आए 30 बरस के कैडल जिनसन राजा पर आरोप है इसने अपनी मां, पिता, बहन और पड़ोसी की हत्या कर दी। और बालासोर में 6 बरस की नन्ही जैस्मीन की उसी के दादा और चाचा ने मिलकर हत्या कर दी। वजह तंत्र मंत्र है। जी, 6 बरस की जैस्मीन की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसके 65 बरस के दादा को लगता था काली मां की पूजा में उसकी कुर्बानी उन्हें आकूत दौलत या कहें दबा हुआ खजाना दिला सकती है। दादा को लगता था कि जैस्मीन की जन्म तारीख और समय इस कुर्बानी के लिए मुफीद है, तो कुर्बानी भी ऐसी दी कि दिल दहल जाए। पहले बच्ची के हाथ काटे गए, फिर पास के तालाब में गाड़ दिया गया। तो बालासोर के बाड़ाबाड़ी गांव की इस घटना की हैवानियत ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूं गिरफ्तार तो तिरुवनंतपुरम में पुलिस ने इस कैडल जैनसिन राजा को भी कर लिया है, लेकिन जो बात निकल कर आई वो चौंकाने वाली है। राजा ने अपने प्रोफेसर पिता, डॉक्टर, माँ और बहन के अलावे पड़ोसी की हत्या भी कर दी। और जब वजह बताई तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। राजा ने कहा उसने तंत्र साधना की वजह से चारों की जान ली। राजा ने पहले अपने फ्लैट में हत्या करने के बाद उन्हें जलाने की कोशिश की। जलाते वक्त आग की लपटें बढ़ गईं तो वो भाग गया। बाद में घर से जले शव बरामद हुए। पुलिस की तफ्तीश में सारी कहानी से पर्दा उठ गया। लेकिन सवाल ये है कि इन सब की छानबीन तो हो रही है और पुलिस साइकेट्रिस्ट की मदद भी ले रही है, लेकिन 21वीं सदी का हिंदुस्तान इस राह पर है, इधर से आंख मूंदी जाए या इन्हें जगाया जाए। आज तक जाहिर है हर सवाल का जवाब क्या सत्ता की दिशा में देखकर खोजा जाए? अगर उस दिशा में देखिएगा तो कुछ आंकड़े चौंकाने वाले मिलेंगे। मसलन दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक सांसद की नुमाइंदगी के हिस्से में जितने लोग आते हैं उनकी तादाद 22 लाख होती है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए ईवीएम को लेकर हंगामा मचा है। उस आसरे देश का लोकतंत्र क्या कहता है। वोट पर टिका लोकतंत्र क्या ईवीएम पर जा टिका है? और विपक्ष को लगने लगा है कि ईवीएम पर टिके वोटिंग से खतरा लोकतंत्र का है। इसीलिए 10 अप्रैल को चुनाव आयोग तो आज यानी 12 अप्रैल को राष्ट्रपति के दरवाजे पर कांग्रेस समेत 13 राजनीतिक दलों ने यह कहकर दस्तक दी कि वोटिंग फिर से बैलेट पेपर पर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीन्स के बारे में हमने ध्यान राष्ट्रपति जी का दिलाया और उनको बताया कि अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन को मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इसमें कोई न कोई रास्ता दिखाएगा। तो क्या वाकई ईवीएम के जरिए लोकतंत्र पर ही खतरा मंडरा रहा है, या फिर हार के बाद विपक्ष को लगने लगा है कि वोटरों का भरोसा रखते हुए ईवीएम पर ही भरोसा न रखा जाए? एक सांसद इस देश में 22,20,538 लोगों की नुमाइंदगी करता है, जबकि भारत के बाद दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका का नंबर आता है। अमेरिका में एक सीनेटर 7,22,636 लोगों की नुमाइंदगी करता है। और अगर लोकतंत्र के इस खेल में दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का जिक्र कर लें तो आपको जानकर हैरत होगी कि चीन में नेशनल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का एक सदस्य 4,48,518 लोगों की नुमाइंदगी करता है। और ये इसलिए संभव है क्योंकि चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के 2,987 सदस्य होते हैं, जबकि भारत में सिर्फ 545 सांसद होते हैं जिन्हें जनता सीधे वोट से चुनती है। Some defects are there technically that should be seen. Who will see? Only Election Commission will see. And we have brought to the notice of the highest authority, President of India. He is looking after it. चुनाव में इन लोगों ने बुरी तरफ हार गए, जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। ये रिजेक्ट होके, डिसोल्यूशन होके, हताश होके, निराश होके सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा को ढूंढने के तलाश में है ये लोग, इसलिए उन्होंने ईवीएम को चुना है। और चूंकि बहस के केंद्र में कहीं ना कहीं यूपी चुनाव परिणाम है, और यूपी देश का न सिर्फ सबसे बड़ा सूबा है बल्कि यूपी के चुनावी लोकतंत्र का यह भी सच है कि यूपी में एक विधायक तकरीबन 5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। यूपी देश में धर्म जाति की राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। यूपी की सामाजिक आर्थिक परिभाषा भी पश्चिम यूपी से पूर्व यूपी जाते जाते बदल जाती है।
ऐसे में बीजेपी की बम्पर जीत को हारे हुए तमाम राजनीतिक दल पचाने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए चुनाव आयोग ने भी अब चुनौती दी है और उसकी तारीख भी तय की है कि आइए साबित कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की मई में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और उनसे अपने आरोप साबित करने को कहा जाएगा। बेंगलोर और हैदराबाद जहां ईवीएम बनती है वहां से टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी आएगी और ईवीएम को हैक करने का दावा करने वाले कोई निजी शख्स भी इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराकर शामिल हो सकता है।